तो वेलकम बैक। वेलकम बैक सर जी। होपफुली कोई कोई इतना किसी को इंटरेस्ट आया हो कि पहले पार्ट देखने के बाद दूसरे पार्ट के लिए भी आया होगा। 4-5 तो अरे है लौंडे लपाटे जो हमें पता है आएंगे ही आएंगे किसी भी हालत में। चार तो फिक्स्ड है। चार तो फिक्स्ड है। वो तो पक्का आएंगे। हाँ, लेकिन होपफुली दूसरे लोग भी आए। होपफुली जिसने नहीं देखी, जो मैं जानता हूँ काफी लोग हैं, उसमें से कोई इतना इंट्रीग हो गया उसको सुनने के थ्रू कि एटलीस्ट। यार मैं तो चाहता हूँ कि अनुराग भैया देख लेंगे। सर आप बहुत एम्बिशियस हो। उनको पता आप चले। बहुत एम्बिशियस उनको पता चले कि मतलब उन्होंने किया क्या है 2010 और 11 में जो मूवी बना रहे थे। उन्होंने एक्चुअल में बनाया क्या है। है। ओके। को पता चले क्या इफेक्ट रहा है लोगों पे। लोगों पे तो चल बाद में पता चलेगा। अभी उनका इफेक्ट फैजल पे देखते हैं। क्या सेगवे था बेहतरीन, ओए होए। फैजल फैजल एज अ हीरो कितना बहनचोद कितना डिफरेंट है वो अपने अपने बाप से। मतलब मैं उसके जो ओपनिंग सीक्वेंस है गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 का, दानिश जाके एकदम तड़प रहा है, जो मिल रहा है उसको गोली से उड़ाया जा रहा है, पकड़ पकड़ के निकाल रहा है कि किसने किया ये बताओ बताओ उस तरीके से। ठीक है। और फैजल वहां खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, साइलेंटली बस ऑब्जर्व कर रहा है, सब चीज को एब्जॉर्ब कर वो रहा है, ये भी हो सकता है कि सब वो चीज को। इतना गांजा फूका था रात में कि हैंगओवर था। वो होगा डेफिनेटली, बट वो इतना गांजा फूकता है वैसे भी कि उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है गांजा छोड़। तो हम उसको ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि दिस इज पोस्ट गांजा फैजल, दिस इज प्री गांजा फैजल। हमें हमेशा वो गांजा फैजल ही मिला है, तो गांजा हम हटा ही देते हैं, खत्म कर। हम्म। ऑल दो काफी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक अभी हटा देते हैं। क्योंकि मेरे को ये दिखाना है कि हम अनुराग कश्यप ने क्या किया उस फिल्म के स्टार्टिंग में, दिखाने के लिए कि ये फिल्म डिफरेंट होने वाली है पहले पार्ट से। उसने एक केओटिक सीन दिखाया, और उस केओटिक सीन को उसने कॉमिकल नहीं बनाया। उस केओटिक सीन को उसने एक काम व्यू पॉइंट से दिखाया फैजल के। फैजल वहां खड़ा होकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ अपने अंदर ले रहा है। और आई थिंक 15 मिनट बाद वो डायलॉग आता है जब वो बोलता है एक्चुअली कि बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, मतलब उस टाइप से। वो पहला पहला रिजॉल्व जब आता है, जब उसके भाई की डेथ होती है, दानिश की डेथ होती है, उसके बाद वाला जो सीन है ये वो उस पे आता है। और उसके रिएक्शंस इतने टिमिड, इतने एब्जॉर्ब्ड और इतने मेलो होते हैं ना, कि आप हमेशा फैसिनेटेड रहते हो कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये किस तरफ पलटी लेने वाला है। क्या ये वैसा होने वाला है कि अबे झाट फर्क नहीं पड़ता मेरे को, या क्या वो वैसा होने वाला है जिसमें सरदार खान का खून है। तो समझ रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूँ, वो वेंजियंस वाला जो वो पार्ट है। तो स्टार्टिंग से ही अनुराग कश्यप ने दिखा दी कि ये फिल्म अलग होने वाली है, पहले फिल्म की तरह नहीं होने वाली है। और इस फिल्म, हाँ, और इस फिल्म की पर्सनालिटी, बिल्कुल जैसे हमने बिल्कुल। पहले फिल्म में भी डिस्कस की थी, फैजल की पर्सनालिटी को मिरर करने वाली है, एज सिंपल एज दैट। बट फैजल बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड आदमी है। कोई कुछ भी बोले उसको, पैसे के पीछे भागता है, ये करता है वो करता है, एक चीज के पीछे, पैसा उसका थोड़ा कमजोरी है, ये सब वो सब जो भी। बट बंदे के पास दिमाग था, बंदे के पास एक एक नैक था, कुछ था उसके दिमाग में, जिससे वो जो सामने वाला करने वाला है ना उसको वो प्रियम्प्ट कर लेता था। अगेन हम उस सीन पे आते हैं जिस जिस सीन से गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 स्टार्ट हुई थी, और जो इसका पर्सपेक्टिव पे हम देखेंगे, उसमें देखा वो प्लानिंग कैसे करता है। उस केओटिक सीन में जब लोग मर रहे हैं जब उसके आसपास लोग, गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही हैं, और ये बंदा एकदम कामली सबको बोल रहा है नहीं नहीं नीचे झुको, नीचे झुको, उस रूम जाओ, उस रूम जाओ, कुछ नहीं करना है। फोन पे बात कर रहा है वो डेफिनेट के साथ उस टाइम पे, और ऐसे कैजुअली बात कर रहा है जैसे कि मतलब साइड में दिवाली में पटाखे नहीं फटते, उस तरीके से। और उस स्टेज में वो बंदा कामली सोच रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कैसे निकलना है, अभी मैं निकल जाऊंगा उसके बाद मैं रेज दिखाऊंगा। तो ये फिल्म थ्रू आउट कामनेस 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 पे रहती है। और फिर एंड में जब रामाधीर वाला सीन आता है तब आता है फैजल का केओस, जब रामाधीर को वो मारने जाता है। और वो देखना मेरे को इतना सेटिस्फाइंग, बहुत गलत वर्ड वो है, बट लगता है सिनेमैटिकली इतना सेटिस्फाइंग लगता है उस कैरेक्टर का वो आर्क में है जो। तो हम लोग इस बात पे से स्टार्ट करेंगे,
जब फैजल पहले इंट्रोड्यूस होता है, इनफैक्ट जब सरदार खान भी पहले इंट्रोड्यूस होता है, उनकी मूछें नहीं होती है। जब वो गाड़ियों में लोगों को डिलीवर कर रहा होता है वसेपुर या फिर कहीं और, पटना, तो उनकी मूछें नहीं होती है। लेकिन जब वो हेल्म पे आते हैं ना अपने अपने सो कॉल्ड गैंग्स के, तो उनकी मूछें वो रखते हैं एज अ सिंबॉलिक मीनिंग। तो अब तू यूपी से, ईस्टर्न यूपी से, तू मुझे ये बता मूछों का सिग्निफिकेंस क्या है इन दो कैरेक्टर्स के लिए और इन जनरल यूपी में। नहीं, मूछे का तो ये है निमेश की मूछ सिग्निफाइज, मूछ शोज मैनहुड, मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी, ओके। कि भाई ये मर्द आदमी है, मर्द समझ है गया। ये, बच्चा अच्छा मत समझना। और तूने लेकिन सही पकड़ा है कि, बट ये सिर्फ यूपी की बात थी। तू तू साउथ चला जा, साउथ में देख कितने लोगों के पास मुस्टैच रहता है। नहीं नहीं, तो मैं यूपी इसलिए बोला था कि मुझे लगा कुछ यूपी स्पेसिफिक हो शायद इसका एलिमेंट, लेकिन अगर मैस्कुलिनिटी है तो वो तो फिर नहीं, पैन आई थिंक ऑल नेशनल है। ओवर इंडिया का। हाँ हाँ। या और इसका बस बेसिक यही है कि शो करता है कि हाँ अब आप मतलब मर्द बन चुके मूंछ हो, है, ट्रांजिशन है वो। अब हाँ, आप एग्जैक्टली। आप बड़े हो गए हैं, आ, या आपकी शादी हो गई है, या आप उस लेवल पे हैं, हाँ मतलब बेसिकली। तो शायद ये भी हो सकता है कि जो रूरल इंडिया से जितने लोग बिलोंग करते हैं, आई थिंक मे बी आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट कंपेरेटिवली दे फिजिक, दे हाइट एंड ऑल, मतलब वो लोग काफी पतले होते हैं, काफी सूखे से होते हैं। एथलेटिक बिल्ट होते हैं। एथलेटिक नहीं बोल सकते ना आप ना, आज के जमाने में, नहीं बोल सकते। ऑपोजिट एक्चुअली। हम्म। नहीं, मैं समझ रहा या हूँ तू क्या बोलना थोड़े चाह रहा है। पतले से होते हैं, स्लेंडर से होते हैं। हाँ और पतले से, छोटी हाइट होती है, like, I mean, I'm not, I'm sorry, I'm generalizing this, but I हम्म, mean, मैं इसको decode कर रहा हूँ basically. I could be wrong also, as I said in starting, but that's how I feel it. Because तार बिजली से। हाँ, क्योंकि क्योंकि तू देखना यार, जितने भी लाइक रूरल उससे बिलोंग करते हैं, विलेज वगैरह में, उनकी हाइट कहाँ होती है ज्यादा। मे भी ट्रू। शायद पंजाब में लोग की ज्यादा हो, बट एक बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मे बी एमपी हो गया, साउथ में भी मे बी, मतलब जो मैंने देखा है अपने गांव उसमें, मतलब बहुत रेयर होता है कि 6 फुट का हो, मतलब उनकी संख्या बहुत तू कम कहाँ से होती आ है। गया भाई 6 फुट 4? 6 फुट 4 तो यार बहुत वो हो गया। तो मतलब, तो वही ना, तो उनको फिर देख के आप कह नहीं सकते कि ये साला 16 साल का लौंडा है या 30 साल का वो है, अनलेस कि उसके चेहरे ट्रू पे आ जाए। ट्रू। मोस्ट ऑफ आ ही जाता है, बट उसको टैगल करने के चक्कर में लोग मूंछ रखते हैं, कि मेरे को कोई चूतिया ना समझे, मैं चूतिया नहीं हूँ, मैं खुद का मेरा वजूद है, मैं मर्द हूँ, और यू कांट टेक मी राइट लाइटली। राइट। दैट इज द दैट सिग्निफिकेंस शुड ऑफ बी द रीजन। मस्टैच। और मस्टैच मस्टैच, हाँ। हाँ, और दानिश ने इसलिए रखा कि भाई वो बड़ा हो गया, अब वो बाप के साथ धंधा कर रहा है, और तो ये फैमिली ट्रेडिशन भी है एक तरीके से, कि तू ये बोलना चाह रहा है फैमिली का तो कि एक एज के बाद ऑब्वियसली इसे है, रखते हैं। फैमिली का तो है, क्योंकि सरदार ने मूछ रखा था शादी के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, शादी के अराउंड, आगरा जब बाद बना नहीं। रहा था तो मूछ नहीं थी उसकी, हाँ हाँ। शादी के बाद रखा था। और फिर शादी के बाद ही वो रामधीर के उसमें ज्वाइन कर गया था, उसके अंडर हम्म। काम कर रहा था इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली। एक मूवी दिखाना था,
दानिश जो है रखा था जब वो धंधा कर रहा था हम्म अपने बाप के साथ। फिर उसको जब लड़की भी दिख गई थी तो थोड़ा सा अपना वो करना था। फैजल रखा था जब उसका बाप मरा। हम्म उसका बाप मरा, वो वैसे भी काफी इमोशनल पर्सन है। अभी मैं उसमें हाँ आऊंगा हाँ हाँ। उसके उसमें। तो तो फिर फैजल ने भी रखा। तो इट्स अ ट्रेंड, इट्स, आई मीन, वही वो है। तो अब मुझे तो ये बता, जब तू फैजल को देखता है कि ये बंदा या इतना संभला हुआ कैसे है, नॉट इन द वे कि वो हरकतें हम्म क्या करता है, मतलब गांजा फूकना इज नॉट अ स्टेबिलिटी का निशानी नेसेसरीली, बट इन इन हिज एक्शंस, उसके एक्शंस बहुत नपे तुले होते हैं, उसके एक्शंस बहुत एग्रेसिव यस, बट एट द सेम टाइम इतने नपे तुले कि ही हैज द कमांड ओवर व्हाट ही इज सेइंग, ओवर व्हाट ही इज डूइंग। वो करना आई थिंक वो सरदार खान के पास वो स्किल नहीं था उसके उसके लाइफ में या उसके पर्सनैलिटी के ट्रेट में। ये तो जब मैं फैजल खान को देखता हूँ एज अ कैरेक्टर इन इट सेल्फ, मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है ये डाइजेस्ट करने में कि इसने क्या क्या चीज़ें उठाई हैं सरदार खान से, और क्या क्या चीज़ें इसने खुद से डेवलप की हैं और क्यों। तो तुझे क्या लगता है कि इसने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सरदार खान से ऐसे जेनेटिकली इम्बाइब की हैं, कि जैसे वेंजेंस के पीछे, या वो जो फोकस वाला पार्ट था सरदार खान का वो भी है इसके अंदर, लेकिन जो इसके अंदर काम है वो उसके फैमिली में तो कोई भी काम नहीं है, उसकी फैमिली में सब ऐसी हैं, तो उसने काम कहाँ से उठाया होगा। क्या वो ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन जो उसका सप्रेशन था थ्रू आउट उसके बचपन में, उसके एडोलेसेंस में, जब तक वो उसके फादर नहीं मरे थे, वो हमेशा उसको ऐसे निकम्मा मान के चलते थे लोग, तो वो कहीं ना कहीं ओप्रेस था। तो लगता है कि काम वहां से आया है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं उस बोलता नहीं हूँ अंदर से उसके। आई थिंक इस क्वेश्चन को आंसर करने के उसमें हमें फैजल को शुरू से देखना होगा। वही वही। वासेपुर वन में आना होगा। अ, जब फैजल बड़ा हो रहा था तो उसका बाप तो था ही नहीं। हम्म, उसका बाप जेल में था। जेल के बाद वो अपना दूसरा लड़की चला रहा था और लिटरली था ही नहीं, है ना। वो अपना दूसरा परिवार चला रहा था और बाकी टाइम या तो सुल्तान से लड़ा होता था। वो मुलाकात मेरे ख्याल से तभी हुई है जब दानिश आया मिलने ना, बड़ा हो गया था दानिश। मूछ नहीं थी तो आई गेस हिज एज must have been एटीन like ट्वेंटी। हम्म 19-20, या। तो और फिर उसी के बाद गोली लगती तो फिर फैमिली बॉन्ड होती है, वो आते हैं कि भाई इतने साल हो गए मिलकर। आई थिंक उससे पहले तक तो ये सरदार खान अपने बच्चों के लिए था ही नहीं। फैजल के लिए सिर्फ उसकी माँ थी हम्म और मूवीज और कुछ नहीं था। और इसलिए और फैजल जो था उसने वो हार्डशिप देखा है। हम्म पैसे नहीं है घर पे। वो उसकी माँ नगमा आटे के उसमें पैसा छुपा के रखी हुई है। वो जाके वो पैसा लेता है। उसको गुस्सा नगमा को कुछ और रहता है कि वो दुर्गा के साथ है। ये वो अगर वाला फेस था जब सरदार खान गायब था। गायब था वो, उसका दोस्त आके क्या नासिर नासिर आके जब बताता है कि नासिर। दुर्गा है, नाम हिंदू है, बंगालन है, उसके साथ चल रहा है इसका। तो उसका गुस्सा नगमा ने अपने छोटे बेटे फैजल पे उतार दिया हम्म कि अ, अब्बू कहाँ, पैसा कहाँ है, अब्बू भेजते क्या, वो तो दूसरी के पास है, उसको मार दिया इतना। वो देखा है चाइल्डहुड, अपनी माँ को देखा है परेशान होते हुए हम्म ट्रेन में गंदगी साफ करते हैं, झाड़ू संडास साफ कर रहे हैं ट्रेन का, 2-3 रुपया
मिलता है, तो वो काफी जिंदगी अच्छी नहीं रही। और रामाधीन ने जब इनको वो जितना दिया, जो भी पैसा, 100,000 रुपए, तो इनके लिए तो उसमें बड़ी बात थी। लेकिन तुम तब भी देखो कि फैजल और दानिश तब भी वो पैसे लेके अपनी माँ के पास ही गए। कहीं उसका वो ये नहीं कि खा लिए, कुछ घूम अय्याशी। लिए, कुछ कर दिए, नहीं, पूरा पूरा पैसा माँ। बाद में लेकिन पता चला कि ये पैसा अ, दुश्मन का है, उसका नहीं है, जो भी। तो माँ के साथ बहुत क्लोज रहे, और फिर जब माँ के साथ इतना क्लोज रहे, मतलब उसके दिमाग में ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई माँ तो हमारे ये जो ताऊ जी हैं, इनके साथ लगी पड़ी है, हम्म। ये क्या हो रहा है भाई। जो कि सच नहीं था। जो कि सच नहीं था। और आई थिंक उसी सीन के पहले या बाद में नगमा जाके, बट उसके अंदर ट्रॉमा बैठ गया था वो नहीं वही मैं उस चीज सारी का। इंसिडेंट्स तुम्हें बता रहा हूँ क्या क्या है। फिर उससे पहले या उसके बाद में आई थिंक नगमा, आई थिंक उससे पहले ही नगमा जाके अपने बच्चों के, दोनों बच्चे को लेके गई दिखाने कि भाई तुम्हारा बाप करता क्या है। तो देखे भाई वो नगमा के साथ भाई वो मजे कर रहे हो, यहाँ उनके पास पैसा नहीं है। तो काफी चीज थी उसके दिमाग में कि एक तो मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ ही थी, अब मेरा बाप नहीं है तो मेरी माँ मेरे ताऊ के साथ है। हाँ, तो वो कि भाई क्या हो रहा है जिंदगी में। वो बहुत ही, मतलब शुरू से ही काफी इमोशनल और वो अपने शेल में चला बन गया रहा उस था। चक्कर में। हाँ, वो फिर गांजा का सहारा लेना पड़ा उसके दोस्तों को, फिर गांजा करना पड़ा। फिर गांजे से अपने आप को, अपनी जो भी जो दिमाग में जो भी थॉट्स हैं, इल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो फिर एलिमिनेट करता रहा उसको। और बस मतलब यहीं से उसकी लाइक शुरुआत हुई उसके, मतलब जो कैरेक्टर की, वो जो फैजल खान है, कि वो इमोशनल पर्सन ही है। वो जब जब बड़ा हुआ, जब वो 18-19 साल का हुआ, 17-18, जो भी, छोटा ही था गाने से, तो वो भी सिनेमा दिख रहा है, वहीदा रहमान को देख रहा है, वहीदा रहमान का सीन देख के वो रोने लग गया। और वो जो पिक्चर थी, पिक्चर का नाम नहीं पता, जिसमें वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी, वही पिक्चर देख रहे थे। नाम मुझे नहीं पता। तो वही खुद को, अपने आप को अमिताभ बच्चन, अपनी माँ को वहीदा रहमान, अच्छा, बाप को संजीव कुमार, बाप संजीव कुमार क्यों, पति पत्नी और वो। तो अगेन वो 80s का जमाना है। 80s में सिनेमा काफी, मतलब प्रोमिनेंट था, गाने आर डी काफी बर्मन थे, इन्फ्लुएंशियल था। ट्रू। किशोर कुमार एकदम पीक में थे। और जो भी पिक्चरें आ रही थी, जो भी गाने थे, वो काफी, मतलब इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। और वही वही मतलब अब सहारा किसका लेते जाए। तुम अपनी जो मिडिल क्लास फैमिलीज है स्पेशली, हम लोग इतना बिजी रहते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, और औरत अपने घर परिवार, घर की चीजें में ही बिजी रहती है। आदमी पैसा कमा रहा है, वो वहाँ अपने बॉस के जो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने काम को लेके, स्ट्रगल सब में। तो हम लोग क्या एस्केप निकालते हैं अपनी जिंदगी में, फिल्म्स। सनी माना। यस। तो वही चीज, वो फिर वो फैजल के लिए फिर वो सिनेमा ही सब कुछ है। वो अपने आप को सिनेमा के अंदर, लाइक वो घुस गया उसी के थ्रू, अपने जो भी अपनी जिंदगी को फिर वो देखता हाँ। था। आदमी यही करता है, सहारा चुनता है हाँ। वो, चाहे वो ड्रग्स हो गए, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो गया, म्यूजिक आर्ट, यही चीज होता है ना। और वही आई थिंक, वही जब फैजल बड़ा हो रहा था, बड़ा हो चुका था इनफैक्ट, 18-19 का जब था, तो वहीदा रहमान आई, वो रो दिया। तो
वो देखता था कि भाई वाहिदा रहमान उस पिक्चर में कितना हार्डशिप झेली होगी, कितना मुसीबत का अपनी सामना लाइफ में की होगी, ट्रांसलेट तो करता वही था, वो समझ वो गया। अपनी माँ की उसको देख रहा है। मेरी माँ वाहिदा रहमान है, पुलिस आ गए घर पे, पैसे नहीं है, किस तरह पता नहीं क्या किए होंगे, उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। हम्म। माँ बोली कि क्या स्कूल करो, जाओ कुछ पैसा कमा जाके। तो वही बात है, और अपने बाप से नफरत करता था। इनफैक्ट फजलू जब उसका दोस्त था, तो फजलू उसको बोला कि जब तक वहीदा रहमान जिंदा है तब तक संजीव कुमार सब कुछ है। बोला है। हम्म। वो डायलॉग मारता है वो। और तो हम्म। वो कह रहा कि भाई मेरी माँ ही सब कुछ है, बाप तो चूतिया है मेरा, उसको पता था। हम्म। लेकिन बाप भी गुंडा है भाई, पैसा तो है ही उसके पास, क्योंकि भाई पैसा आ गया था। तभी तो भाई फ्रिज आ गया था, फ्रिज में कटोरी चम्मच आ गए थे। वो क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर भी आ गया था, सोचो उस जमाने में, 90s। तो रिस्पेक्ट था, लेकिन तब भी ये था कि भाई बाप तो चूतिया है। हम्म। और उससे ये फिर समझ आया था कि फैजल खान था इमोशनल, इमोशनल बंदा था। और जब उसको ये हुआ कि भाई अब मेरे को भी कुछ करना है, भाई मेरे बाप भाई सब गुंडा हैं, गुंडा मतलब जो भी काम कर रहे हैं, तो मेरे को भी कुछ कुछ करना चाहिए। तो फिर वो जब जाता है वो बंदूक का वो करने बनारस, तो तू देखना वो तभी वो बच्चा ही है, वो गांजा फूकता है, सिनेमा देखता है, बंदूक है तो ड्यों 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 कर रहा होता है। तो वही है उसके लिए। तो बाद में आई थिंक जब वो जेल हम्म। जाता है, तो वो हम्म। जैसे एक हर आदमी में हम्म। हर आदमी या किसी की जिंदगी में एक हम्म। इंसिडेंट आता है जिससे वो बड़ा हो जाता है ना। इट हैपेंस, somebody dies in your family, you become हम्म। mature, you हम्म। something something happened, you you're not the same anymore. तो आई थिंक वो जेल उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट है कि जो भी। हाँ। और उसको काफी हाँ। शर्मिंदगी हुई कि यार मेरा चूतिया कट गया। और वो गांजा फूकता था, और गांजे को उसको पता था कि लोग उसको चूतिया समझते हैं। इन दैट सीन वेयर ही स्मोकिंग चिल्लम, एंड वो दूसरा कह रहा है कि आखिर ये इन्होंने किसको मारा, आखिर सिर्फ फजलू की मारा है, फजलू जहां से मैं आ गया, लेकिन सुल्तान थोड़ी ना आएगा। तो वो कह रहे कि यार तू चूतिया समझ रहा है हमें कि हम गांजा फूक रहे हैं। अच्छा, गांजा फूक रहा है लेकिन चूतिया नहीं, हो जाके उसको मार दिया, है ना, तो आप उसको लाइटली वो नहीं तो ले उसका सकते। कैरेक्टर ट्रेट था। उसका तो कैरेक्टर ट्रेट था वो, कि उसका खौफ ही वैसे फैला था कि वो कितना एब्रप्ट था इस तरह के डिसीजंस में, जहां पे लोगों को यूजुअली टाइम लगता है, सोच के जाना पड़ता है। उन डिसीजंस में वो बहुत एब्रप्ट था। और नॉर्मल, एग्जैक्ट, अकेले जाता है तुम्हारा, एग्जैक्टली किसी को साथ भी लेके नहीं आता। उसका खौफ वहीं से तो बना था कि ये बंदा आ, अकेले गांड मारता है। और और ये रामाधीर समझ गया था, हाँ, ये रामाधीर समझ गया था, और इसीलिए रामाधीर ने उसको जब वो काटा, उसका उसको फजलू, काटा, और क्या नाम, एक्चुअली हम लोग उसको टचअप किए थे ना हमने उस पे। फजलू फजलू को मारा था, नहीं नहीं, उसको तो बाद में मारा था। क्या नाम है उसका, इखलाक इखलाक, खालिद खालिद सॉरी, खालिद जिसको साकाल बना के मारा अच्छा, था। हाँ। हाँ। अ, तो खालिद तो बाद में मारा था, लेकिन जब फजलू को गला काट के जब अपनी माँ के घर के सामने रख दिया था, तो रामाजी समझ गया था कि ये ये भाई ये सिंबॉलिक हो गया चूतिया था वो, नहीं है। काफी। काफी सिंबॉलिक हो गया था वो। हाँ, क्योंकि उसके उसके बात में भी जब वो बात कर रहा होता है, तो हाँ। भी वो थोड़ा सा हकला रहा होता है कि मतलब हम्म। अब बेवजह कौन मरना चाहता है, ऐसे करके बात कर रहा है वो। उसकी भी फट गई थी, अगेन, ये समझ गए थे कि यार वो, वही वही वही, अगेन हाँ, अगेन उसके। वो सनक है उसमें, हाँ, वो गांजा पीता है, नशा करता है, उसमें सनक है, कुछ भी कर सकता अगेन अगेन काफी कॉन्ट्रास्टिंग चीजें, बट एक ही कैरेक्टर के थ्रू दिखाना। और
बट इसमें आई थिंक जो एडवांटेज था अनुराग कश्यप के पास वो ये था कि इस स्टोरी में स्ट्रक्चर ज्यादा था, और जब आपके पास ऐसे बेसिकली स्ट्रक्चर होता है ना तो Yeah. इट्स इजियर फॉर यू। क्योंकि वही चीज ना, हम लोग नहीं नहीं सॉरी इंटरप्टिंग, हाँ बोलो। नहीं, वही बात है ना कि सर, जो मैं अभी बोल रहा था पिछले पार्ट में, कि सरदार खान का जो टीनेज ईयर्स था हम लोग देखे नहीं है। उसके मरने के बाद, उसके बाप के मरने के बाद उसका कैसा जिंदगी रही है, अनलेस अंटिल ही बिकेम अ मैन, यू नो, ही ग्रू अप। और हमने फैजल को उसके बचपन से देखा है, उसको सब, उसका दोस्त कैसे बना, उसकी लड़की, वो यू नो जैसे वो ग्रोन अप हुआ है। और इसलिए इसलिए तू, वही वो स्ट्रक्चर है कि हम उस कैरेक्टर के साथ शुरू से हम देख रहे हैं उसका ग्रोथ, उसका जो भी चीजें हैं। इसीलिए आई थिंक टू ज्यादा, और फिर अनुराग को बहुत सही रहा ना टू में, बहुत आसानी रहे कि मेरे को कैरेक्टर फाउंडेशन या ये सब चुतिया एग्जैक्टली करना और ही नहीं, मेरे कैरेक्टर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। अब मेरे अब को प्लॉट ड्राइव सीधा करता है। आता है भाई। हमको लगता था कि हम संजीव कुमार के वहां बच्चन पैदा हुआ है, लेकिन जब आंखें खुली तो पता चला बच्चन तो कोई और है। तो हम तो शशि कपूर निकलो, सीधा यही आ गया। और वो जिस तरह से वो शुरू होता है, मतलब याद तेरी आएगी हमको बड़ा असर। और वो भी मतलब वो इतना वो एक्यूरेट वो दिखाया है अनुराग कश्यप, वही ना, आप जहाँ रहते वो पकड़ते हैं आप। जैसे वो ऑब्वियसली झारखंड बिहार का ही हिस्सा है, तो स को श बोलना, छोटे र छोटे कोड़ा ट्रेड्स। र कोड़ा बोले, जो तेरी भी आदत है। तो समझ रहा है वो यार, ये नुआंसेस, छोटे छोटे डिटेल्स, यू नो, पॉज लेके वो ऐसे ऐसे कर रहा है यार। एक्चुअली हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सरदार का जो रिलेशनशिप था रामाधीर से, और जो और सुल्तान से इनफैक्ट, और जो फैजल का रिलेशनशिप था रामाधीर और सुल्तान से, उन दोनों के बीच में तेरे को क्या ओपिनियंस लगते हैं, डिफरेंसेस बेसिकली, कि कैसे इसका रिलेशनशिप यहाँ पे ड्राइव होता था सरदार का इन दोनों के लिए, और कैसे फैजल का ड्राइव होता है इन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के मोटिव्स काफी अलग है। सरदार का मोटिव उसका बाप था इन अ वे, फैजल का मोटिव भी उसका बाप था, लेकिन हाँ काफी अलग तरीके थे दोनों के। आई थिंक सरदार, मोटिव तो था, मोटिव दोनों का ही था। मोटिव दानिश का भी था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा उसका। लेकिन सरदार काफी कंफ्यूज था यार, वो डिस्कस किए पार्ट वन में। वो कंफ्यूज रहा है, इनफैक्ट वो इम्पैक्ट रहा है उसका, जब भी रामाधीर से मिलता था तो बहुत ज्यादा वो हाँ एक बात भी नहीं ऑफ था। बोलता था। इनफैक्ट जब वो उसको लेके आया था गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 में, जब दानिश पे अटैक हुआ था और उसको उठा के ले आया था ये कार गैराज में, जब चाबी किधर है? वो तो वो तो तब हुआ था जब वो दानिश पे अटैक हुआ था। ये अटैक के बाद रामधीर को उठा दिया था। मैं कह रहा था कि जब उसको लेके आया था कार गैराज, उसका पूरा एक एक पुर्जा निकालने को उसके एम्बेसडर का, तो उस इंटरेक्शन में वो चुप बैठा हुआ था रामधीर, कुछ भी नहीं, वो उसकी फट गई थी उसकी। और रामधीर ऐसा भी कोई कोई मतलब ऐसे ही बस एक नेता है, कुछ नहीं करते भाई, उन्होंने भी काटा है उस सरकारी अफसर को, काटा था तलवार से। इसका टीका लगा के उसके बच्चे भी कहते हैं बहुत बड़े आदमी थे तुम्हारे बाप। हाँ मतलब एक्चुअल एक्चुअल ऐसा नहीं है कि वो लल्लू तो बैठा था वहां पे वो भी, एक्चुअल। हाँ हाँ मतलब वो गुंडा था उसमें, लेकिन उससे फटती थी सरदार से। और इनफैक्ट उसमें लाइक वो पोएटिक जस्टिस जिसको हम कहते हैं, सिनेमैटिक जस्टिस, सिनेमैटिक एंडिंग,
हम कहते हैं कि वो सरदार कहता है इतना इतना गोली मारेंगे कि तुम्हारा ड्राइवर भी खोखा बेच के अमीर हो जाए, हम्म, जो उसके बेटे ने किया। वो वो खौफ था। और फैजल के साथ रणवीर का सिर्फ एक ही हम्म, इंटरेक्शन रहा, वो जब उसके घर आता है, वो बहुत हकला के बात करता है। और सुल्तान का तो मेरे ख्याल से दोनों में कोई इंटरेक्शन रहा नहीं है आपसी। फैजल के साथ एक और इंटरेक्शन तो जो फाइनल वाला था तो अलग ही इंटरेक्शन था वो तो वैसे, सुल्तान के साथ, फैजल के साथ फैजल और जो दूसरा सुल्तान। इंटरेक्शन था, नहीं रामाधीर। हाँ वो तो यार, वो तो आए, वो गोली था, वो उसकी इतनी फट गई थी वो बुड्ढे की, उफ, कि वो सोचा कि यार छोड़ो यार, कुछ नहीं कर सकते, मर ही जाते हैं, कोई इसमें कोई सीन नहीं है। बाकी अगर हम सुल्तान की बात करें, सुल्तान की इतना इंटरेक्शन रहा नहीं है। सुल्तान का ये था कि ट्रू। वो दबंग आदमी है। सुल्तान इनडायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व था। सुल्तान दबंग आदमी है, ठीक है। और हाँ। वही उसके उसके बाप ने, फैजल के बाप ने, सरदार ने जब उसके बुचरी पे जब अटैक किया था, तो वो दिल पे ले लिया था कि उसकी जिंदगी थी भाई, ना ना कोई बीवी ना कोई बच्चा, सिर्फ वही उसकी जिंदगी। और मार तो दिया, मार दिया उसको, सर क्या कहते हैं, सरदार सरदार को हो गया खत्म। हम्म, लेकिन अब उसका उसका जो उसके जो बेटे थे, जब वो बदलने लगे, मुझे साले, मैं सुल्तान हूँ, कैसे हमसे बदला लेंगे, तुरंत मार दिया दानिश को। हम्म, और जब फैजल ने काटा, इतना दबदबा था और एक भय फैल गया था पूरे वासेपुर में, हम्म। और इनफैक्ट रावदीर पे। वो बोला बोला उसी से तो वो अपना लोहा का शुरू किया था। हाँ हाँ। और नहीं, मैं ये बोला कि उसने इतना इतना डर गया था रावदीर कि वो बोला सुल्तान को कि तुम अटैक नहीं करोगे उस पर। लेकिन हाँ, और वो अटैक हाँ, नहीं किया, वो नहीं किया हाँ। अटैक। उसके लोगों को मार भी दिया, लेकिन अटैक नहीं किया, अनलेस एंटिल जब वो हमारे एक और कैरेक्टर परपेंडिकुलर उसको मारने के वो लिए वो याद है। आया। उस पे आएंगे हम लोग अभी वैसे। हाँ तो इसका कैरेक्टर कवर करके उस पे आते हैं अभी। इतना इंटरेक्शन रहा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट रहा है सुल्तान पे, दोनों के कैरेक्टर्स का। आई थिंक ज्यादा डायरेक्ट था सरदार खान का। सुल्तान सरदार खान काफी ज्यादा डायरेक्ट था इन कंपैरिजन टू या फैजल और सुल्तान, क्योंकि दो। यस। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फैजल और सुल्तान का ज्यादा इंटेंस था जो भी राइवलरी था, जस्ट बिकॉज कि देयर वाज अ स्टेक ऑफ लाइक होल्डिंग बैक, एक आदमी को होल्ड बैक करके रखना है। तो हमेशा ना एक वो अंडरलाइंग टेंशन सी थी उस दोनों उन दोनों के राइवलरी में, कि ये कब तक होल्ड बैक करके रखेगा और ये कब तक चलेगा उस तरीके से। उसका अलग ड्रामा था। एक जंगल में दो ही शेर हो सकता है। एक 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 हाँ, जंगल में दो शेर हाँ। नहीं हो सकते, उल्टा कह दो। सुल्तान का यही था, इसलिए फैजल को मारना जरूरी था। और फैजल, हम्म, वो जानते थे कि फैजल बहुत ही खतरनाक है। वो, क्योंकि वो ना अपने बंदे को हाँ, भेज रहा था, वो अकेले जाके उसके सारे गुंडे को मार रहा था। और उसका दबदबा हम्म, पूरे वासेपुर में फैल रहा था, वो धंधे में हो चाहे किसी में हो, इसलिए उसके उसको पॉइंट ऑफ व्यू मारना से। जरूरी हाँ, था। और जब वो हाँ उसके जब भाई को मारा, छोटे भाई को, फैजल के, तो अच्छा जेपी हाँ, जो था रामधीर का लौंडा, वो अपना अलग पॉलिटिक्स में था। हाँ। तो इस लोग कह रहे थे कि तुम साले मारो यार, तुम मारो, एक एक करके मारो। तो उसको कहीं ना कहीं इंटेंशन ये भी था कि इस बहाने रामाधीर भी टपक लेगा, उसके सर से वो तलवार हटेगी भैंचोद। हाँ, हम्म हम्म। और गलती तब हो गया जब इसने उसको मार दिया, सुल्तान ने अपनी बहन वो को मार दिया, काफी, कजिन को। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं पहले ही बोलूंगा। हम्म आ,
अरे सीधा माथे पे वो आउटरेज एंटर। में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो ऐसा था कि जो जो समझ भी नहीं आया था कि ये क्यों हुआ, क्योंकि इतना इम्पल्सिव था वो, जेन्युइनली इतना इम्पल्सिव था वो। अच्छा, फैजल क्या था, जब उसका एक्शन देखते थे, वो फिल्मों से इतना इंस्पायर्ड था कि उसके एक्शंस भी वैसे ही थे, यू नो। चाहे वो फजलू को जब मारना, उसने वेट किया कि कब मैं फजलू को मार सकता हूँ, वो राइट टाइम क्या है। वो तभी मारा जब वो चुनाव के लिए जीत खड़ा हो गया गया था था। शायद, ये खड़ा हुआ था बस। बट ठीक है, ठीक है, हाँ, नॉट नॉट इम्पोर्टेंट। खड़ा हो गया, जीत गया, जो भी। उसको तब मारा जब वो लगे कि फजलू इज ऑन द राइज, जब लगे, फजलू को लगे कि यार अब मैं बन गया हूँ बॉस, तब मारा। वो मारा कैसे, उसको काट दिया, और काटने से पहले वो डायलॉग भी मारा। सो और डायलॉग भी मारते मारते उसको पहले चिल्लम फुकवाया, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, कि कुछ कर भी ना पाए, फूक के कहता है बहुत तगड़ा है बे। तो अभी उसको डायलॉग मार के, वही शशि कपूर वाला, और उसको काट दिया। चाहिए हो गया। फिर जब खालिद को मारना हो, तो जाके बाल छिलवा के, चश्मा पहना के, कहता है एकदम साकाल लग रहा है, मारा कि भाई मैंने साकाल को मारा है। तो उसके जो डायलॉग्स हैं, जो जिस तरह काफी से वो बात करता है, उसके उसके दिमाग में उसकी अलग फिल्म चल रही है। काफी फिल्मों के, ट्रू। उसके दिमाग में अलग फिल्म चल रही है। और मेरे ख्याल से वो जिस जनरेशन में था, उस जनरेशन हाँ, में फिल्मों का भी काफी इम्पैक्ट आ ही गया था। 90s। काफी इम्पैक्ट आ गया था। लेट एटीज, यस, वो लेट एटीज में अपने एडल्टहुड में था। तो यस। एंड फैजल, मतलब कैसे बोलूँ, वो वो जब उसको पता चला कि वो जब गुंडा बन गया है, तो उसको ये नहीं था कि यार अब मेरे को मारना ही काटना है या कुछ करना है। इसलिए जब रामाधीन ने उसको घर बुलाया कि आप क्या चाहते हैं, लिटरली, कि हाँ है, दुश्मनी है, चाहते क्या कह रहे हैं। और रामाधीन ने जब बोला कि ना तुम मेरे रास्ते हो ना हम तुम्हारे रास्ते आएंगे, बोला ठीक है, और वो अपना धंधा देखने लग गया। दूर का सोचा वो, जैसे तू बोला कि एक उसमें अंदर एक थी, एक नैक था उसके अंदर। एक नैक था उसमें। और वो फिर अपना धंधा देखने लग गया। तो लेकिन फैजल का ये था कि उसको उसको सुल्तान को मारना था, क्योंकि सुल्तान ने उसके भाई को भी मार दिया। हाँ, वो वहां पर्सनल तो वेंडेटा था उसका। हाँ, उससे पहले वो बस नशा कर रहा है, मजे कर रहा है, पैसा कमाना उसको ज्यादा वो था। वो था, वो आ गया जब बंदे का वो है, वो पैसा आ गया, तो उस वो तरह से रिएक्ट करना उसका समझ आता है। वो एग्रेशन, अ, वो ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब वो आ जाता है। तो एनीवेज, जब वो जेल चला जाता है, तो जेल में वो चेंज हो जाता है, कि फिर वो, क्योंकि अगेन जेल, वो दूसरी बार जेल गई। और जो अगर गौर से देख, तो जब वो पहली बार जेल में गया तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, गंजेड़ी लौंडा लफाड़ी से फैजल। बना वो फैजल खान, एक बड़े उसमें आया, और मैच्योर हुआ ऑब्वियसली जब उसका बाप मरा, लेकिन एक थोड़ा सा उसमें आ गया था, समझदार बन गया था। और इनफैक्ट, लेट मी कंटिन्यू दिस पॉइंट दैट आई एम मेकिंग। और जब वो दूसरी बार जेल गया, तो वो लाइक, जैसे ग्राफ हम नहीं देखते, लाइक ऐसे लाइन जा रही है, जेल गया तो अपवर्ड्स की तरफ गया, दूसरी बार जब जेल गया तो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स के उसमें आ गया। तो जो तेरी वो बात थी, मैंने उसमें काउंटर नहीं किया था, जब तू कह रहा था कि फैजल खान, काम जो शूट आउट हो कंपोज्ड। रहा था, वो तब भी एकदम अ, अपने कैरेक्टर में था, कंपोज था, काम था। और वो बचा रहा था कि आप रूम में जाइए, कुछ नहीं होगा, मेरा फोन लीजिए, फोन को मत उठाइएगा।
तो एक मोमेंट आता है जब वो छत में होता है, वो गहरी गहरी सांस ले रहा है, ठीक है, वो इधर उधर देख रहा है, वो पहली बार वो डरा हुआ है, वो डरा हो कि वो मर सकता है, इतने ज्यादा गोलीबारी हो रही है, इतना ज्यादा बम फट रहा है, वो डर था उसमें। हम्म, जब वो जेल में था तो जेल में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, और कभी कभी होता है, आई थिंक ये ड्रग्स का भी इफेक्ट होता है कि हम्म, जब इतना भुगते हो, आप इतना लोगों के साथ रहते हो, गुंडागर्दी करते हो, आपको अकेले अच्छा नहीं लगता। वो जब जेल में अकेला था उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तभी वो उसकी बीवी को बुलाया, बीवी उसका गाना गा रही थी, घबराओ नहीं मूरा, नरवसाओ नहीं मूरा, और या पॉजिटिविटी अगेन गाना वो, बहुत फिल्मी। कि पॉजिटिव। हम्म, हाँ, बट बहुत ज्यादा। बहुत फिल्मी फिर भी, कि तो गाने से इंस्पायर हो रहे हैं। अगेन, हाँ, उसी गाने से इंस्पायर हो रहा है, क्योंकि भाई यार, वो बंदा एक ही लड़की को बचपन से ही चाहा है, उसके लिए वो सब कुछ थी, उसका सपोर्ट थी वो एक्चुअल में थी वो सपोर्ट, तो उसके, तू देखना, हम्म, सरदार खान जब भी कोई डील कर रहा होता, धंधा कर रहा होता, नगमा कहाँ थी? इनफैक्ट ये हम्म, दुर्गा भी नहीं थी। वो जब बैठा धंधे में, वो उसके साथ ही होती थी ना, वो उसको एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता था, उसके लिए सब कुछ थी, वो प्यार करता था, वो एकदम फिल्मी, वो बहुत ही प्यार और इसमें विश्वास करने वाला, फिल्मों से इंस्पायर्ड। एनीवेज, तो जब वो मूरा गाना होता है उसको थोड़ा अच्छा लगता है, बेटर लगता है, बाहर आता है जेल से, फिर वो जब इंसिडेंट होता है शूट आउट वाला, उसमें भी मतलब वो 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 गिरता है, और उसके उसका पैर टूट जाता है, और वो पेन होता है, वो पेन में है, उस पेन में वो गाना बजता है, हम्म। पूरा वाला। और वो बेसिकली उसके वो, उसके दिमाग का है, कि उसके दिमाग में क्या बज रहा है। हाँ, अनुराग कश्यप ने उसको लाउडली ऐसा दिखा दिया है ताकि ऑडियंस भी समझ सके वो। अगेन द एम्फोसिस ऑन कि जो बंदा फील कर रहा है हम वो फील करें एग्जैक्टली। हाँ, और बाहरी एक रूप है उसका, जो उसके रिंगटोन से भी समझते हैं कि हाँ, हाँ, मैं खलनायक। हूँ खलनायक, ये डॉन है बहुत बड़ा। वो एक बाहरी रूप है, अंदर से वो वही मासूम इमोशनल हम्म, फैजल खान है। तो और हाँ, जो बनारस वाली बात थी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फैजल खान अपने दादा की अच्छा। तरह था, क्योंकि यस, क्योंकि उसका दादा शाहिद खान, उसके लिए भी उसकी हम्म, बीवी बहुत मायने रखती थी, शाहिद खान के हम्म, लिए, तभी वो जब मर गया था, मर गई थी उसकी बीवी, काफी इमोशनल हो गई थी, जो भी। और अपने बाप का, अपने दादा का बदला तो इवेंचुअली तो इनफैक्ट वही वही किया। किया ना, वही किया जब वो उसको बनारस में जो बंदूक वाला डीलर था उसी को मारा था। तो बहुत वो था, और जो जो उसकी अपब्रिंगिंग भी रही है, वो जैसा वो रहा है, फाजिल खान, वो वो अपने बाप को इतना देखा है करते हुए, खून खराबा, हम्म, गुंडागर्दी, दुश्मनी, बदला, वो कभी चाहता नहीं था अपने बाप के धंधे में या इस धंधे में, वो बोलता भी है राइट इन द एंड, हुमा कुरैशी को, जस्ट उसके कि उसके असैसिनेशन से पहले, हाँ। कि मैं तो कभी चाहता ही नहीं था यार कि मैं इसमें 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 आऊं, और फंसते जा रहे हैं और और फंसते जा रहे हैं। हाँ, और फंसते ही जा रहा हूँ, और और ये फंसना, राइट, तभी से जब उसने शुरू किया, हम्म, जब वो गया बंदूक लेने, हम्म, देख रहे हैं, वो तभी से फंसता ही रहा, और घुसता ही रहा डीप इनटू द होल मेस, कभी रुका ही नहीं। और वो बोला भी कि मेरे को नफरत थी अपने बाप से, मेरे को कभी घुसना ही नहीं था, मेरे को कभी करना ही नहीं था जो जो मेरा बाप करता है। इनफैक्ट
जब मर्डर हुआ था ये सरदार खान का, तो फजलू के घर वो चिल्लम मार रहे होते हैं, तभी उसका फजलू को कॉल आता है किसी का, जिसको बोलता है तुम आओ इधर, नाम भूल गया मैं, जाता है दानिश मारने उससे। उस सीन में वो उस जब फजलू कॉल आता है, कॉल से पहले क्या बोल रहा होता है फैजल को, कि तुम ही तो बोलते थे कि संजीव कुमार को मार के उस पर मुतोगे, अब कोई और मार दिया तो काहे काहे चिंता हो रही है तुम्हें। और चुपचाप साला गांजा पी रहे कि हाँ मेरी बात तो सही, मेरे को खुद नफरत थी अपने बाप से। तो वो तो फजलू उस पे गर्ल करा था कि ताकि उसको बुरा ना लगे कि बाप मर गया ये वगैरह, लेकिन उसके अंदर था कि मेरे को अभी ज्वाइन नहीं करना। वो घुसता रहा, फंसता रहा। जेल जब गया तो एक राइज आया उस पे, दूसरी बार जेल गया तो एक डाउनफॉल की तरफ गया वो। और वही ना, वो बोली तो थी, वो जब जा रहा होता है रामवीर कुमार ने, और कि तुम तो कहे थे तुम सब छोड़ दोगे, लेकिन वो जो खून है इन पठानियों का, उसके दादा से जो चलता आ रहा है भाई, बदला भाई, वो वायलेंस कि भाई हम कैसे कोई हमें चूतिया बना दिया, कैसे कोई कर रहा है। फैजल खान मतलब काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि काफी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स है पूरे वासुपुर पिक्चर मेरे में। लिए तो बेस्ट है वो, मेरे लिए बेस्ट है वो। द हाँ राइज, द हाँ। फॉल, हर चीज आ रहा है, जस्ट कॉमिकल भी ऑन द है, बेसिस ऑफ कि प्यार कैसे भी है। उसका इनिशिएशन हुआ, कैसे उसका राइज हुआ, और कैसे वो हमेशा अगेंस्ट था उस चीज के, जो चीज वो हमेशा करना चाह रहा था इंटरनली, लेकिन सरकमस्टेंशियली उसको वो करना पड़ा। और ये सब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है एक कैरेक्टर का, जब ऐसे आप मल्टीपल लेयर्स पील करते हो ना उसके अंदर अंदर, और ऐसे कैरेक्टर बना सकते हो। बड़ी बात है यार वो। हाँ, फैजल खान तो चल फैजल खान है, वो तो मेन कैरेक्टर थे, उनको तो है ऐसा होना। मेरे को ना एक इस फिल्म के सबसे बेस्ट पार्ट जो तूने एक्चुअली बताया कि ये फिल्म में कैरेक्टर इनिशिएशन, कैरेक्टर वो उतना जरूरी नहीं था। तो इस फिल्म ने ना बहुत एक अनकन्वेंशनल रूट लिया था कैरेक्टर को कॉन्टेक्स्ट देने का। इस फिल्म में अगर तू नोटिस करेगा तो सीरीज ऑफ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है। देखा, नोटिस किया तूने? मतलब फिल्म स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद नीचे सबके नाम लिखे हुए आते हैं। ऐसे राजकुमार राव का जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक पूरा 4 मिनट का सेगमेंट, 3 मिनट का सेगमेंट राजकुमार राव के लिए, पूरा उस तरीके से। तो इस फिल्म में मतलब कैरेक्टर पे कैरेक्टर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि ऑल्दो स्टोरी के टाइमलाइन में नॉन लीनियर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी वो स्टोरी को फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के साथ होते होते भी। उनका इंट्रोडक्शन ही इतना एक्शन पैक्ड होता था, मतलब उस तरीके से। ये काफी अनकन्वेंशनल तरीका है कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने का। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके बाद उनके डायलॉग्स के थ्रू, उनके कॉन्वर्जेशंस के थ्रू आपस में कैरेक्टर्स के उनका आर्क दिखाते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन आर्क से ही हो रहा है। ये बहुत डिफरेंट एक फिल्म मेकिंग स्टाइल था अगेन, बट वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड फिल्म, क्योंकि ये पूरी फिल्म ही उस तरीके से थी। बट इन्हीं कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस में मेरे लिए जो दो, फैजल खान के बाद जो दो कैरेक्टर्स आते हैं इस फिल्म के लिए, सबसे ऊपर उसमें आता है परपेंडिकुलर। उसका इतना छोटा सा सेगमेंट, और मैंने उतना ओरिजिनल कैरेक्टर अपनी जिंदगी में नहीं देखा था भैंचो। जिसे तू ट्रेड्स की बात करता है, अ, उन्होंने यूपी के ट्रेड्स दिए, बिहार के ट्रेड्स दिए अपने कैरेक्टर्स को। परपेंडिकुलर को उन्होंने ट्रेड दिया कि वो ब्लेड खाता है, मुंह में ब्लेड रख के रखता है, और फिर बस आपके दिमाग में बन गया कि ये खिसकेला है, इसका कुछ हिला हुआ है, और उसके एक्शंस उस चीज पे पाइल ऑन कर रहे हैं। जाके लूट रहा है जवाहर, उन ज्वेलरी वालों को, और घर वापस लेके आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसका बस रखा हुआ है जस्ट चौड़ दिखाने के लिए कि हम फैजल खान के भाई हैं, और ये ऐसा 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 चल रहा है। वो कैरेक्टर इतना, मेरे को वो लगा कि इस फिल्म में ना जो सरदार खान का जो एनआरकी जो मिसिंग था ना,
वो उस कैरेक्टर के थ्रू आया है, परपेंडिकुलर के थ्रू। शॉर्ट लिव्ड ही सही। परपेंडिकुलर उर्फ बबुआ वो एक काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। वो हम्म आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जब आया सीन में, आई थिंक अर्ली 2000 2002 2003 2004 ऐसे ऐसे उसका टाइम नहीं था। और तब क्या है कि मुन्ना भाई क्या था। मुन्ना भाई, तो उस समय क्या था कि सब लोग को मतलब ये आ चुका था कि भाई सिर्फ एक ही गैंग नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही गुंडा नहीं हो सकता, सब गुंडे हो सकते हैं। उसी से उभर के वो आया नया क्रेज राजकुमार चढ़ा राव। था एक्चुअली। हाँ हाँ, ट्रू। उसी से उभर के आया राजकुमार राव, उसी से उभर के आया तुम्हारा डेफिनेट, और उसी से उभर के आगे ये जना। जी। इनका इनका आई डोंट थिंक वी हैव सीन हिज चाइल्डहुड अलॉट, कुछ भी अलॉट देखा ही नहीं है। कुछ नहीं देखा। इनफैक्ट दिस वन सीन वेयर नगमा खातून उसके बाल में तेल लगा रही है, जुए छाट रही थे, कहती है कि लंबा बाल वाले लड़कों के साथ हाँ, मत तो बैठा कितना मोटा करो। वाला पकड़ा है। माय गॉड। तो एनीवेज, तो आई थिंक अगर हम उसके कैरेक्टर के अंदर उसका करें तो वो जब छोटा था तो वो देखा कि भाई मेरा बाप गुंडा, और सब गुंडाई कर रहे हैं सब, खूब खूब। अच्छा, उसने कोई हार्डशिप देखी नहीं। जब वो उस एज में आया उसने कुछ हार्डशिप देखी नहीं। वो तो सीधा प्रिविलेज। देख रहा है कि फ्रिज है वो। हाँ, हम्म प्रिविलेज्ड, ही सीन द प्रिविलेज लाइफ। तो उसको लगा कि यार हम्म मैं एक बड़े घर का हूँ, मेरी चौड़ बहुत है, मेरे को इन सब से कोई वो नहीं है यार, मैं अपना अलग ही मेरा वो चल रहा है। बाप नहीं रहा, कभी इंटरेक्शन तो उनको देखे ही नहीं है उसका उसके बाप का। और भाई लोग अपना अलग वो है, और माँ भी अपना अलग ही बिजी है हर चीज में जो भी। तो वो उसने ऐसी उसने सहारा लिया बाकी लोग का। बाकी दुनिया जो देखता रहेगी भाई यहाँ पे, अगर अगर कुछ अपना वो हम्म चौड़ बनाना है तो एक हम्म टशन होना चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल क्या है, मुंह में ब्लेड रख के चलाओ, कोई भी कुछ बोले तो तुम परपेंडिकुलर मार दो अगर उसको जान से मारना है। हाँ। और यही सब चीज उसका गुड्डू जो तीसरा भाई था वो सिखाया ये सब कि कि परपेंडिकुलर मारो तो ऐसे, टेंजेंट तो ऐसे। जान निकलती है ऐसे तो बस चबरी छिलता है। बहनचोद। हाँ। और और तो इंस्पायर है अपने भाई लोग से भी। हाँ। मेरे भाई लोग गुंडे हैं, मेरे जो फैजल भाई हैं वो बहनचोद, वो गला काट के हम्म। अपनी उसकी अम्मी को भेज दी, तो वो उस सेंस में रहा है वो। फिर उसी को वो, और और अब उसके पैरेलल उसका हाँ। सिनेमा, संजय दत्त। संजय दत्त कौन थे भाई? संजय दत्त महाखलनायक। वो भी गुंडई कर रहे हैं, कांटे में अलग गुंडई कर रहे हैं, कोई पिक्चरों में आ रहे हैं। और तो वो सब इंस्पायर है कि भाई पैशन रहना है, एक अपना एक चौड़ है, अपना वो है, और सबका जीना और हराम कर दिया था उ- उसने। उस इस कैरेक्टर का तो अगर देखा जाए तो स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एंड में उसकी डेथ की वजह से क्या रिपोर्कशन हुए। बाकी तो देखा जाए उसका स्टोरी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना से एक दानिश का है या फिर किसी और का भी है। एग्जैक्टली exactly. स्टोरी में उतना कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है। स्टोरी में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, अनलेस द फैक्ट है कि वो हाँ। फैजल खान का भाई था और एग्जैक्टली उसको तो सुल्तान ने मैं मार वही दिया, बोल रहा था और कि उसका बदला अनुराग लेने में कश्यप ने पैसे इसको हुए। बस एज अ टूल यूज किया है तो
कि इसको हम ऐसा बनाएंगे, इस कैरेक्टर का डिजाइन ऐसा करेंगे कि पहले लोगों को इसके लिए अफेक्शन दिखाएंगे किसी भी तरह, चुतियापे के थ्रू ही सही, लेकिन लोग उससे कनेक्ट कर जाएंगे, और कनेक्ट करके जब बंदे को मारते हो ना भाई, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है एज कम्पेयर टू से जो जो या सरदार खान का जो ताऊ ताऊ जी था, क्या नाम था यार उसका, नहीं नहीं नासिर नहीं नाम था यार उसका, नाम भूल गया मैं। पीयूष मिश्रा नहीं यार, नासिर, पीयूष मिश्रा के एक और बंदे थे ना जो उसके दादा के पीयूष साथ भी था, मिश्रा। समझ गया ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस, हाँ जो उसका साथी था, समझ गया। वो इन लोग का भी सरदार साथी, खान का जो एंड तक साथी थे आते या। आते भी। और मैं बस ये देख रहा हूँ कि अ, उसका जब डेथ हुआ था एंड में, एनकाउंटर में, जो उसका डेथ, क्रॉस फायरिंग में उसका डेथ हुआ था, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था मेरे ऊपर जितना मैं इस डेफिनेट का इम्पैक्ट था। एक तो ग्रूसम डेथ ज्यादा भी थी डेफिनेट की, आइसोलेटेड डेथ थी उसकी, वो भी समझ सकता हूँ मैं, लेकिन फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस बंदे ने 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसे कैरेक्टर बना दिया था जिसके लिए हम जेन्युइनली केयर करने लगे थे उस फिल्म के उस फिल्म के अंडर अंडर ही। तो ये अगेन एक मास्टरी कैरेक्टर डिजाइन की। मेरे को रामाधीर बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर लगा थ्रू आउट द फिल्म, जबकि वही एक था जिसने दोनों फिल्म्स के स्टोरी लाइन को होल्ड करके रखा हुआ था। Exactly. और उसके उसके लोग उसको ऐसा काफी डरपोक, डरा हुआ, ये सब उसे कैरेक्टर समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ करता नहीं है इन कंपैरिजन टू ये दो, फैजल या सरदार खान ये। लेकिन उस बंदे का दबदबा इतना था ना, इस्टेब्लिश इतना ज्यादा था वो बंदा, उसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और वो एक हायरार्कल सिस्टम है जो आई थिंक थोड़ा यूनिक है हमारे कल्चर को, इंडिया को। आई डोंट थिंक वो बहुत जगह एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट जहां मैं रहता हूँ वहां तो नहीं करता। तो उस अगेन उस यूनिकनेस को उठा के एक कैरेक्टर बनाना और रियलिटी देना उसको रामाधीर के थ्रू, तभी मुझे वो बहुत ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत फट्टू फट्टू कैरेक्टर था। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि अगर ये नहीं होता ना, तो जितना भी चुतियाप हुआ है अभी तक, हमको कुछ देखने को नहीं मिलता बेसिकली। तो वो बाइंडिंग ग्लू है इस इन दोनों स्टोरीज का। तो हाँ। नहीं, और ये भी कि रामधीर जो है वो मतलब आप उसको पता नहीं, मे भी कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा डरपोक था, ये जो भी था, कॉशियस था लेकिन मेरे ख्याल से। वो सही डरपोक था। वो अपना, हाँ, वो अपना फ्यूचर देखता था ना, कि अभी वो बेवकूफ एग्जैक्टली, नहीं था एग्जैक्टली। दानिश की तरह वो जाके जज्बाती नहीं था वो उन लोगों की मतलब तरह। कर दो, हाँ जज्बाती नहीं था। और ये था कि हाँ हाँ। उसको बैकिंग भी थी उसकी, मतलब वो जो नेता थे, हम्म, हम्म, चंद्रशेखर सिंह रियल लाइफ में जो थे। और जब वो राइज किया, तो राइज भी तो ऐसे ही किया ना, वो हम्म, कोल में था, कोल माफिया था वो बहुत बड़ा, जो भी बीच में आता था चाहे गवर्नमेंट का, उसको काट देता था। और जब नेशनलाइजेशन हुआ, सबको पगार मिलने लग गया बकायदा गवर्नमेंट से, डॉन था। उसको भी हिस्सा एग्जैक्टली। लेता था। तो देख रहे, वो डॉन था यार, डॉन था। तो अच्छा, और वो हर चीज को एकदम क्लोजली देखता था, कि उसको ये था कि समझदार कौन है। एक सरदार खान चूतिया था, इसलिए वो एक लफ्ज भी सरदार खान को नहीं बोला। मैं तो देख भी नहीं सकता, मतलब देख भी नहीं सकता इन सेंस हम्म, कि मैंने देखा ही नहीं है कुछ उसको बोलते हुए सरदार खान से। और रही बात फैजल की, तो फैजल को पता कि ये समझदार आदमी एग्जैक्टली, है, एग्जैक्टली। इससे हम बात कर सकते हैं, ये इससे धंधे की बात कर सकते हैं, कि तुम हाँ धंधा करो, तुमको जितना पैसा कमाना है हाँ। कमाओ, धनबाद प्रशासन पूरा फुल सपोर्ट करेगा। उस तरह से वो बात करता था। हमेशा बिजनेस फर्स्ट, हमेशा। हम्म, सरदार को अलग वो हटाना था, हाँ। वो चूतिया था, हम्म, और सुल्तान से दोस्ती कर लिया। और लेकिन वही रहा कि वो काफी एसेस कर लेता था। और मेरे ख्याल से जो उसका बेटा था हाँ। जेपी,
जेपी काफी जो अच्छा, था वो भी जज्बाती काफी था अच्छा ये जो काफी। हल्का सा चकल दिया ना आपने, मेरे ख्याल से काफी है उसके कैरेक्टर के लिए, और बोलने की जरूरत नहीं है। काफी। बहुत जज्बाती था वो। अबे वो होता है यार, और जबकि शैडो में रहते हो थ्रू आउट अपने किसी उसके। शैडो में रहते थे, भाई बाप मेरा, भाई हाँ। तू जानता है मेरा बाप कौन है, वो वाली बात थी उसमें। भाई किसी का बाप नेता हो, सारा स्पोर्ट्स चलाता है, उड़ा देता है, ये सब तो होता ही है। ये भी अभी वही हाल था, लेकिन वो बाप था कि चलो ठीक है यार, अब है चूतिया है, अपना ही है। हाँ। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि चूतिया है, इम्पोर्टेंट ये कि मेरा लौंडा है। तो उसका वही था। लेकिन जब जेपी ने बहुत बड़ी गलती की सरदार को रखने की, वो दिल पे ले लिया रामाधीर, कि सारा तुम किसी को भी रख लोगे। हाँ, वो अपनी गलती या किसी दूसरी हाँ। गलती अपने बेटे को तो नहीं लगा, वो जज कर लिया मेरा बेटा चूतिया है, और उसको सबके सामने जलील करना, वो करना। बट तू मुझे ये बता, रामाधीर क्यों, तू ऐसा एक क्या ट्रेट देगा जिससे तू रामाधीर को जस्टिफाई कर सके? कनिंग, मेरे ख्याल से। शातिर। शातिर, कनिंग, हाँ। वो जैसे तू, मैं जैसे फैजल को काम समझता हूँ, सरदार को क्योटिक समझता हूँ, और रामाधीर को तू शातिर समझ। तो अब इन तीनों को एक ट्रायंगल बना के देख बेसिकली तू, क्योंकि इन तीनों के अराउंड ही है पूरी फिल्म। तो एक एक फिल्म जिसमें एक क्योटिक कैरेक्टर है, एक काम कैरेक्टर है, और एक कनिंग कैरेक्टर है। जो कनिंग कैरेक्टर है वो क्योटिक को मैनिपुलेट कर सकता है, काम को असेस कर सकता है, और उसको मैनिपुलेट तो नहीं बट एक उसमें आ सकता है, आर्मिस्टिस में आ सकता है उसके साथ। तो इन एवरी सिनेरियो यू सी, तेरे को हमेशा दिखेगा कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस शातिर कैरेक्टर का ही हो रहा है, एज कम्पेयर टू से जितना इन दोनों का हो रहा है। और वो इतनी यूनिक बात थी ना भाई इस रामाधीर की, कि वो कितना भी हम लोग उसको चूतिया समझे, हम एज एन ऑडियंस भी उसको चूतिया समझे, फैजल उसको चूतिया समझे, सरदार उसको चूतिया समझे, लेकिन असली में कमा वही रहा था, असली में दबदबा उसी का था। वासेपुर से धनबाद, धनबाद के बाद जहाँ पे भी, नहीं धनबाद के बाद तो समाप्ति हो गए और थे। ये क्या हो गया? धनबाद के बाद तो समाप्ति हो गए थे वो तो, बट हाँ। हाँ, नहीं, और जहां तक ये कनिंग की बात है, हम्म। तो इस पिक्चर में एक एक चीज तो नोटिस करके बहुत है कि जो फ्लो हम्म। है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो आता है ट्रेड में, जेपी से जितने भी हाँ। चूतिया हो, वो आखिर निकला करेंगी हाँ। अपने बाप जैसा, मास्टरमाइंड बना रहा, अपने बाप को गेम से हटाने के लिए वो कर लिया। तो ये है कनिंग, है समझदार, चतुर जिसको कहते हैं, और क्लेवर जो। और ये अभी मैंने सोचा कि हम्म। जब शाहिद खान था, हम्म। काजल का दादा, तो वो समझ गया था रामाधीर की, अगर ये बंदा मेरे साथ रहे तो मेरे को कोई चिंता नहीं है किसी से, मैं अपनी हम्म। गुंडे कर सकता हूँ, इसका खौफ रहेगा। तो हम्म। उसके साथ काफी सही रहता वो, अ, शाहिद के साथ। मतलब इनफैक्ट वो जब लास्ट के जो हम्म। मोमेंट्स थे शाहिद के, जब वो मिलने आता है उससे, तो उसके लिए कुछ लेके आता है, आई रिमेम्बर पैकेट में कुछ चीज था, उसे देने ही जा रहा होता है। इनफैक्ट वो उसका प्लान पहुंच ही क्या गए है? थे दरवाजे में, जब वो सुन लेता है कि ये उसका प्लान क्या है, कि हाँ। रामाधीर भी कोई वो नहीं है, ये भी सबका चूतिया बनाते हैं, हमको भी सबका काट के अपना खुद एक वो बनाना है। तो वो समझा कि यार इस साला, अगर ये एंटी हो जाए तो मेरा कोई चांस ही नहीं, ये कर भी देगा, ट्रू। और इसकी बैकिंग भी होगी, ये बहुत ही डेंजरस आदमी है, इसको ट्रू। खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मतलब समझदार, वो जानता था जनरेशनल और ब्लड फ्लो, ब्लड लाइन, सरदार को। कि भाई एक ट्रेड हम्म। जाता है जीन्स में, इसलिए उसके बेटे ट्रू। को मरवाना बहुत जरूरी था। और
भाई रामाधीर सलीमा के वाला। बारे में क्या बोलूं, उन्होंने एक ऐसा डायलॉग मारा पिक्चर में जो पूरे करेंट हिंदुस्तान को पूरा एकदम बढ़िया दर्शाता है। मतलब उन्होंने अहेड ऑफ द टाइम उन्होंने वो एक क्या कहते हैं, एक फॉर्च्यून कुकी की तरह एक भविष्यवाणी कर दी थी कि साला हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा रहेगा तब तक लोग चूतिए बनते ही रहेंगे। तो और मतलब वो चीज है, अपने अपने बेटे को और वो करना, कितना तू जगह उसको करना। तू उसको देख, कितना आयरॉनिकल है वो इन अ वे, क्योंकि अ, अनुराग कश्यप खुद कितना इन्फ्लुएंस्ड है मूवी से, हम्म। और उसने फिर भी वो डाला है जस्ट एज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन मूवी में दिखाने के लिए कि, बट हाँ हाँ ठीक और है, मूवीज खुद ही काफी बनाती काफी। है। तुम इंडिया को देख लो यार, हम लोग को कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। हम्म। हाँ, होता है होता है। मतलब लोग पता नहीं क्यों हमेशा उल्टी सीधी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, जो ढंग की चीजें होते हैं वो उठाते नहीं है। वो मेरे को बहुत अजीब लगता है। बट हाँ ठीक है, वो तो कभी और का पॉडकास्ट है कि मूवीज गलत होती हैं कि लोग गलत होते हैं, उस पर तो अभी नहीं जाएंगे हम। बट एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क, फैजल, सरदार, रमाधीर, सुल्तान भी हम टच कर चुके हैं। तो कुछ बोलना चाहेगा? मेरे को इनके रिलेशनशिप्स बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं थ्रू आउट द फिल्म। कैसे एज के साथ रामाधीर का वो चेंज होता है, एग्रेशन, कैसे सरदार खान और फैजल जब वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जा रहे होते हैं उसी टाइम पे उनका खत्म हो जाता है सब कुछ। और कैसे ये इन अ वे एक लाइफ का भी वो है कि हमेशा जब हम कुछ चेंज ढूंढ रहे होते हैं लाइफ में, सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो उसी स्टेज पर आते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे से इन तीनों ने एक्सप्लॉइट किया है इन सब चीज़ों को, और इन तीनों के डायनामिक्स आपस में बहुत खतरनाक थे, इंक्लूडिंग सुल्तान भी इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे। तुझे कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देने? ऑब्वियसली देने तुझे, काफी कुछ देने, बस तेरे पास लेकिन सिर्फ 17 मिनट है मेरे से। क्लोजिंग रिमार्क्स में तो मैं बस यही कहूंगा कि जो इस फिल्म का मतलब जो कैरेक्टर्स रहे हैं, हम्म, जितने भी उनका रिलेशनशिप आपस में, हम्म, उनका उठना बैठना, उनके तौर तरीके, उनके जो रवैया रहा है, जो भी है, वो अनुराग कश्यप ने बहुत ज्यादा स्टोरी के बेसिस पे उनको रखा है। और जो रियलिज्म एक्चुअल में उस टाइमलाइन में जो पॉप कल्चर था, जो जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते, चाहे किसी से भी पॉलिटिक्स हो गया कंट्री का, वो इकट्ठा काफी करते हैं। लाइक सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख के स्टोरी को एक 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 फ्लो दिया है, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज होता है, यू नो। और और चाहे जितने भी कैरेक्टर्स हो यार, मतलब छोटी छोटी बारीकियों पे जो ध्यान दिया है वो, और ये जो जो छोटे न्यूएंसेस, जो जो छोटे एलिमेंट्स जो है, जैसे यू नो वो रामाधीर का कहना जेपी से, कुछ सीखो इनसे, दिन भर कुर्सी गर्म करते हैं, जाओ जाके अपनी अम्मा का हाथ बटाओ। या वो पिक्चर की शुरू में जब वो शूट आउट हो रहा होता है, जब सुल्तान आता है मारने, तो शॉट आता है रामाधीर के घर का, सारे नेता लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं बताइए, किसी को पता ही नहीं हमारा राष्ट्रगान। हाँ, सब कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा, ये कोई राष्ट्रगान है? रामाधीर कहता है कि अच्छा आपको पता है, आप बताइए, आप पता है ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये बैकग्राउंड में हो रहा है, ये जेपी जा रहा है फोन उठाने, ये सब अटेंशन टू डिटेल बैकग्राउंड में हो रहा है। बेसिकली। भाई मतलब ये ये जब सुल्तान आता है घर में, तो चीनी मिट्टी का प्लेट उठाना कि नहीं नहीं नहीं, मुसलमान है,
ये स्टील के बर्तन में नहीं खाएगा, हाँ। चीनी मिट्टी का प्लेट उठाओ। हम्म। ये सब होता है छोटे शहर गांव में या उस सोच वाले लोगों पे। तो ये बहुत बहुत ध्यान दिया है अनुराग आई कश्यप थिंक इससे एडवांटेज एक ये होता है ना कि आपकी मूवी की रिपीटेबिलिटी बढ़ जाती है। आप हर बार कुछ देखते हो, हर बार कुछ नया पिकअप करते हो, जैसे तू देखता है ने। लेकिन हाँ, और हर ये बार। मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं उससे बिलोंग करता हूँ, मैंने देखा है ये सब चीजें हाँ, वो भी है। उनके स्टोरी के थ्रू। कोई और True. कोई हो तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि इसमें इतना नहीं, बड़ा बट क्या है इसमें। फिर जैसे हम लोग जब तेरे साथ देखते हैं फिल्म, इस तरह की फिल्में, या किसी उसका जिसके लिए पर्सनली बहुत अपील करती है, तो हम लोग तो वैसे ही स्टोरीज अप्रिशिएट करते हैं भाई। और जब किसी के पर्सपेक्टिव के थ्रू देखते हैं तो उसका एनहेंसमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है उस स्टोरी का, स्पेशली जब उसमें हम छोटे से पर्सनल डिटेल्स घुसा सके। फिल्म्स बेसिकली वही हैं, आप स्टोरीज देखते हो लेकिन उसमें आप अपनी स्टोरी ढूंढते हो। अपनी स्टोरी क्या है, मेरी मेरी स्टोरी क्या है इस फिल्म के अंदर। Exactly. क्या तो है। और ये यही चीज इस फिल्म में भी दिखा है। एग्जैक्टली। जो कैरेक्टर्स थे, चाहे डेफिनेट हो गया, चाहे फैजल हो गया, चाहे परपेंडिकुलर, ये सब उन कैरेक्टर्स के बीच में अपने उसको देखते थे। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली। जो कि माँ कितना मतलब, यू कैन सी इट इन आवर लाइव्स आल्सो। तो मतलब यू नो, अब वो दानिश खाना लेके जा रहा होता है, और तो पुलिस वाले कहता है क्या है दिखाओ। क्या भैया, उंगली डाल के छौका लाइन क्या? मतलब भाई, ये कौन बोलता है? ये सब क्या है? तो आई थिंक फिल्मों का बहुत इम्पैक्ट रहा है इस पिक्चर के थ्रू आउट, वो दिखाए हैं। इनफैक्ट एग्जैक्टली। हर हर तू दीवार पे मूवी पोस्टर्स देखेगा, वो उससे टाइमलाइन भी समझ आती है कि एग्जैक्टली, क्या है। मूवीज के थ्रू उन्होंने टाइमलाइन दिखाया है यार। द और फैक्ट कि द फैक्ट कि हम रिकलेक्ट कर पा रहे हैं परपेंडिकुलर वाला मुन्ना भाई के टाइम, क्योंकि मुन्ना भाई देख रहा था बैठ के वहां पे उस टाइम पे। समझ और रहे हैं ना मतलब। और ये भी चीज कि अब किसी सिंगर को बुला के, किसी भी, चाहे मातम हो रहा हो, चाहे सुकून हो, चाहे खुशी का मोमेंट हो, कोई जेल से रिहा हो रहा हो, आप उसको बुला के आप गाना गा रहे हो, तेरी मेहरबानियां, या या अ, तुम्हारी आएगी अ, हमको बुरा सताएगी। या हमको आएगी, या 1 2 का 4, 4 2 का 4, टू 1 का 4 वन। 2 का 1। His name is Faisal. His name is Faisal. और वो जिस तरीके से मतलब बारीकी रखा है, एक एक बिहारी उसमें, मतलब श को स, और याद तेरी आएगी हमको बड़ा शताएगी, और र को ड़। ये ये बहुत एक छोटा सा वो है जो जो एक ऑब्जर्वर ही एक पकड़ सकता है। और इनफैक्ट अनिमेश, तू भी समझ सकते हैं, एक अच्छे फिल्म मेकर को एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ता है 100%। देखने का। आप वरना लोगों में तो जब तक ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे वो ट्रेड, तब तक अपने कैरेक्टर्स में डाल पाओगे। यस, फिल्म स्कूल्स वगैरह में ये सिखाया भी जाता है, यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर इन ऑर्डर टू बिकम अ वेरी गुड फिल्म मेकर। ट्रू। और ये इतना बढ़िया अनुराग कश्यप ने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज ऑब्जर्व करके बाकी दुनियादारी को इतना बढ़िया दिखाया है। एंड द सॉन्ग्स आल्सो इन दिस मूवी, लाइक इट शोज द टाइमलाइन आल्सो। मतलब हमने तू तू डिस्कस तू किया था गाने ये कि देखेगा तो सॉन्ग्स कैसे चेंज होते हैं। यस, एग्जैक्टली, वन में कैसे वो एक फोक उससे कन्वर्जेशनल चल रहा फोक उस होता टाइप है, से रहता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा फास्ट होता है, तो वो हाँ। हंटर गाना आता है, फिर वो आया काला रे, और वो परफेक्ट वो दिल छिछा लेदर। तो जो एक सिनेमा इंडस्ट्री ट्रांजिशन में भी वो हो रहा था उस टाइम गाने पे। में भी आ, एग्जैक्टली। यस। और गानों में इतना ज्यादा इम्पैक्ट, उसकी लिरिक्स, वरुण ग्रोवर की भाई लिरिक्स, माय गॉड, मतलब अमेजिंग, मेरे को मेरे को अमेजिंग, हमेशा से क्या एक बात बहुत लिरिक्स। पसंद आती है किसी भी फिल्म के अंदर, जब आप गाने को एज अ स्टोरी टेलिंग टूल यूज कर रहे हो रादर देन जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम द जनरल सीक्वेंसेस जो होती हैं। और
अब तब तक वो Yeah. नहीं कर सकते जब तक आपका या तो म्यूजिक बहुत स्ट्रांग हो या फिर साथ में जो एडिड लिरिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ पे लिरिक्स ऐड करती हैं स्टोरी को, जो कि बहुत क्रूशियल है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली और लिरिक्स भी ऐसे ही नहीं, मतलब तू जो इलेक्ट्रिक पिया वाला गाना है, उस गाने तो को क्या तू नाम है लिरिक्स भाई साहब सोच, की? वो उस गाने में इलेक्ट्रिक पिया की भाई सासू तूने खिलाया क्यों नहीं, इतने पतले क्यों, वो चल रहा है। उसके मिडिल पार्ट में वो पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं वरुण ग्रोवर, लिख रहे कि हमारे नेता ने सबको लूटा है तो ये है चूतिया बनाया है। तो गाने को मैं बार बार सुन रहा था कि वरुण ग्रोवर तो यार एक शादी के माहौल में पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, मतलब कौन करता है ये। बहुत यूनिक है, बहुत और यूनिक है। और और इलेक्ट्रिक पिया का फिर वो दूसरा जो वो लौंडा ना चल रहा होता है, ओ हाँ, मतलब वो डांस स्टेप्स भाई कोई फराह खान कोई गणेश आचार्य भी नहीं कर सकता। वो मुकेश छाबरा और ये अपने राजकुमार राजू ऐसे से करके जो स्टेप्स करते हैं। और तू देख यार, हम लोग अभी अभी सोशल मीडिया है, कितनी वीडियोस आते हैं उस बैकग्राउंड के लोग दारू पी के ऐसे से करके नाच रहे, तूने वीडियो भी देखी, काफी टिकटॉक वायरल पे हुआ तो है। होता है कितना कितना सिमिलर, कितना रियलिज्म दिखाया है। अगेन अगेन वही तो It's काफी amazing. काफी इम्प्रेसिव। It's बट हाँ, बहुत अच्छा लगा कि it's एक amazing. फिल्म थी बहुत जिसके अंदर फिल्म के लिए ही एक ओड था, जनरेशन फिल्म 80 से लेके 2000 तक का। फिल्म को ही विरोध देखा। मैं तेरे से वही बात भी कर रहा था, हाँ, ये पिक्चर आई थी 2012 में, एंड 2012 was the हाँ, year when Bollywood completed 100 years. तो फिल्म्स It was an ode totally to Indian film industry हाँ, through this amazing movie. Amazing movie. I think the impact that this movie has created in my life, I don't think any other picture, even Inception or Christopher Nolan की पिक्चर भी ऐसा नहीं करेगी जो इस पिक्चर ने किया। सॉरी कट कर रहा हूँ मैं, ये कट कर रहा हूँ मैं। I'm sorry, but this is the fact. एनीवे सर, थैंक यू, और होपफुली आपके इस पॉडकास्ट को अनुराग कश्यप भी देखें। Please, I'll be very delighted. हाँ, ट्वीट करिए बैठ के, जो भी ये देख रहे हैं प्लीज Please share करिए, अनुराग please कश्यप को इस पॉडकास्ट कोशिश करिए ये वीडियो, ये प्यार और ये अनुराग कश्यप जी के पास जाए। और वो एक्चुअली तो एक्सेंट्रिक है कि वो कर भी सकते हैं, और वो बोल भी दे, genuinely बोल। अपनी भावनाओं को डालो अपनी गांड में, उंगली डाल के थपड़ाओ क्या। काफी एग्रेशन हो चुका है आज के पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत हो गया, तो थैंक यू यार, अगले हफ्ते मिलता हूँ आपसे। रुक मैं एक बार कैमरा बंद करूँ। रस भीगे सौदे का ये खूनी अंजाम तेरी कह के